हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम सोशल साइंस में हम बेसिकली देख रहे हैं इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो विकास है उसको देख रहे हैं और उसी का हम दूसरा जो आपका चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसको हम लोग आपका देख रहे थे। एक लेक्चर इसमें हो चुका था और हम लोग आपका मॉडल पेपर प्रैक्टिस कर रहे थे। मॉडल पेपर में हमने ऑप्शन जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लिया था और ऑप्शंस क्वेश्चन के बाद हम लोग कुछ वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनको देख रहे थे। बाकी शेष को हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हम पढ़ते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए आप। हमने इसके ऑप्शंस क्वेश्चन को पढ़ लिया था। जो ऑप्शनल क्वेश्चन है उनको हमने देखा और ऑप्शनल जो क्वेश्चन है उनको देखने के बाद हमने देखिए एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस को इसमें देखा। आपको ध्यान होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। तो जो हम लास्ट कर रहे थे इसमें आपको पता होना चाहिए, लास्ट हमने इसमें यहाँ तक देख लिया था कि इसमें आपका जो छुट्टी जो मिलती है यानी कि जो ऑप्शनल बेसिकली क्वेश्चन है 1 नंबर वाले, इसकी तक हम लोग देख चुके थे और प्रच्छन्न बेरोजगारी का अन्य नाम क्या है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। आज हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है और सह वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में है। देखिए लिखिए दोनों को। सबसे पहले यही बचे हुए थे आपके 1 नंबर के, फिर उसके बाद 3 से 5 अंक वाले जो प्रश्न हैं उन पर बढ़ेंगे। देखो आप, अगला है सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। कि जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं और जो निजी क्षेत्र हैं उनके बीच आपको जो अंतर है वो बेसिकली स्पष्ट करना है। देखिए, तो सार्वजनिक क्षेत्र परिसंपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य अधिकतम समाज कल्याण होता है, रोजगार की सुरक्षा देती है, सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवा दी जाती हैं। जबकि निजी क्षेत्र में क्या है, परिसंपत्ति का मालिक निजी हाथों में होता है, ठीक। सारी चीजें कंपनी पर उपलब्ध होती हैं। अधिकतम लाभ कमाने का मतलब है रोजगार और आपकी सुरक्षा में असुरक्षा होती है। सवैतनिक छुट्टी या अन्य सेवा जो है ये सारी चीजें आपके नहीं दी जाती हैं। तो इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, पढ़ते चलिए, समझते चलिए। नीचे वाला कॉपी करें। निजी क्षेत्र के विषय में लिख लीजिए। चलिए, हो गया हो तो आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगठित क्षेत्रों में मजदूर के सामने आने वाली कठिनाई का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन सी कठिनाई जो है मजदूरों के सामने आती है। यह क्षेत्र सरकारी नियमों और विनियमों को नहीं मानता है, न्यूनतम वेतन मिलता है, रोजगार की अवधि व कार्य सीमा निश्चित नहीं होती, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ कमाने का प्रावधान नहीं होता, निश्चित कार्य के लिए अच्छी सेवा उपलब्ध नहीं होती। देख लिया बच्चों। अगला देखिए, कह रहे संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति में क्या अंतर पाया जाता है। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र, ठीक, ये हमको देखना है। अधिक वेतन प्राप्ति संगठित क्षेत्र में है, कम वेतन प्राप्ति असंगठित में। नौकरी की सुरक्षा है, असुरक्षा है, कार्य की स्थिति अच्छी है या यहाँ पर निम्न कार्य परिस्थितियां हैं, कर्मचारी योजना का लाभ है, कर्मचारी योजना का लाभ नहीं है, कार्य अवधि निश्चित है, यहाँ कार्य अवधि निश्चित नहीं है। तो लिख लें क्वेश्चन नंबर 3 को इसमें। और अगला है रोजगार ना मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अगर आपको रोजगार नहीं मिला, कम मिला, तो क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता। और अपने गांव के पास पड़ोस में कार्यस्थल में काम मिलेगा। ये है
सबसे बड़ा प्रावधान किसके अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों? मनरेगा के अंतर्गत। ठीक, तो ध्यान रखेंगे मनरेगा। फिफ्थ नंबर है, यद्यपि आर्थिक गतिविधि को प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित कर दिया गया है, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कौन सा जो कथन है ये हमको देखना है और कैसे स्पष्ट करना है, ढूंढिए और लिखिए इसको। जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में उत्पन्न बढ़ने का जो वितरण है, उसमें नई तकनीकी मिलती है और परिवर्तन की आवश्यकता होती है, और प्राथमिक कच्चे माल की क्षेत्र जो होती है, और सहायता करने पर नए रोजगार जैसे बैंकिंग, भंडारण, ये सारी चीजें होती हैं। तो इनको थोड़ा सा एक बार गौर करके देखें आप, फिर आगे बढ़ेंगे। जो नकारात्मक प्रभाव है उनको हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट को। इस पर जो मैंने हाईलाइट किया है फोर्थ पॉइंट, इसको देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। शहरी क्षेत्र में रोजगार पैदा करने की 3 विधियां सुझाइए। अगर आपको शहर में रोजगार करना है तो 3 विधियां सुझानी है, इसको लिख लीजिए। इसका आंसर है कि शिल्प क्षेत्र, पर्यटन, अनावासीय सरकारी नियम शर्तों में परिवर्तन, मूलभूत चेंजों में टेक्निकल एजुकेशन, और आसान जो आपकी शर्त हैं उन शर्तों पर क्या है, लोगों को ब्याज ऋण सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक, इसको लिखिए। तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की 3 प्रमुख विधियां सुझाइए। आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पर। देख लिया, तेजी से बढ़ती जनसंख्या में किस प्रकार बेरोजगारी प्रभावित करती है, ये देखना है। बताइए जल्दी। हो गया बच्चों। अगला देखिए, कर्मचारियों की अपेक्षा आप कौन सा लाभ प्राप्त होगा? तो अगर आप कर्मचारी हैं तो क्या लाभ मिलेगा? निश्चित काम के घंटे मिलेंगे, अतिरिक्त आय प्राप्त होगी समय अवधि पर बिल्कुल, और आपका चिकित्सा सुविधा, पेंशन मिलेगी, सेवारत जो वेतन है, भविष्य निधि, ईपीएफ वगैरह मिलेंगे, कार्यस्थल पर हर चीज की गारंटी मिलेगी, और अनुचित शोषण नहीं होगा। ये सारे चीज की जो व्यवस्था है ये आपको देखने के लिए वहां पर मिलेगी। ठीक, ये ध्यान रखें। किया बच्चों कंप्लीट? जय नारायण बगड़, आप देख रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और ये उसका उत्तर है। मैं ये आपको क्वेश्चन अभी दोबारा पढ़ रहा हूं। व्याख्या कीजिए यानी कि एक्सप्लेन करना है कि किस प्रकार सार्वजनिक सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाते हैं। देखिए, देख लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने इस तरह से आपके मॉडल क्वेश्चंस को देखा
और बहुत सारे क्वेश्चन पर हमने बात की। आप इनको देखिए, आप इनको ट्राई करें और कुछ और क्वेश्चन है जो हम लोग मिलेंगे कल। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।